हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो अब तक के टॉपिक्स थे उनमें हम देख रहे थे पुली प्रॉब्लम्स को। अब हम पुली प्रॉब्लम्स को अपना एक लेवल और एलिवेट करते हैं, एक लेवल और ऊपर लेकर के चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर एक पर्सन जो है आप एक वैन को पुश कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस वैन को इस तरफ पुश कर रहा है। अब एक जनरल क्वेश्चन या जनरल एनालिसिस आपने अगर किया हो, क्या जैसे ये वैन स्टार्ट नहीं है, वैन ऑफ है, ध्यान रखना। जैसे ये वैन को आगे की तरफ पुश करता है तो जो वैन के टायर्स हैं वो रोटेट होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये टायर रोटेट क्यों हुआ जब इस पर्सन ने वैन को आगे पुश किया। तो ये टायर इस वैन के साथ आगे ही क्यों नहीं चला गया सीधा, ये रोटेट क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके रोटेशन के पीछे। हालांकि हम रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमारा जो कॉज है इसके रोटेशन के पीछे वो बड़ा ज़रूरी है हमें समझना। उसके बाद हम आगे रोटेशनल मोशन वगैरह की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो जरा देखते हैं कि इसके रोटेशन के पीछे कोज क्या है इस टायर के। तो देखिए बेटा, इसके टायर के रोटेशन के पीछे जो कोज है उसका नाम है फ्रिक्शन। आज हम फ्रिक्शन देखेंगे। अब वैसे तो आपने 9th क्लास में देखा है फ्रिक्शन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले ज़रा इसी एग्जांपल को एक बार कंटिन्यू करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ देखते हैं, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना, व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी कि फ्रिक्शन क्या है, आपके पास में एक अपोजिंग फोर्स है जो जब आता है जब एक बॉडी या तो मूव कर रही है दूसरे के ऊपर या दूसरी बॉडी पे मूव करने की ट्राई कर रही हो। मैं इसको एक अगर सिंपल से वर्ड में लिखना चाहूँ तो आप कहेंगे फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर मूविंग इन रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन में वो मूव करें, एंड ओवर ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर ही वो क्या करें, मूव करें, ठीक है ना। तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम एक ही डेफिनेशन के साथ स्टिक करेंगे, आपका मन करे दूसरी डेफिनेशन को नोट डाउन करने का आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऊपर वाली डेफिनेशन ईजी है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है फ्रिक्शन, एक बार फिर से देखते हैं। फ्रिक्शन कह रहा है इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, मेन है ये कि ये क्या है, आपका अपोजिंग फोर्स है, दैट कम्स इन टू प्ले, ठीक है ना, जो आता है कब, जब एक बॉडी क्या हो रही है, एक्चुअली या तो मूव कर रही है या ट्राई कर रही है मूव करने की दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर, तब आपका जो फोर्स आता है दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। अब चलो ज़रा देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है। देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आप इसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं एफ फोर्स लगा करके। तो ये जो मेरा पॉइंट है इस टायर का, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है पीछे की तरफ। एज ए रिजल्ट ये फ्रिक्शनल फोर्स इस टायर को क्या करवा रहा है, रोटेट करवा रहा है। ये इसके ऊपर एक रोटेशनल फोर्स दे रहा है। ये क्यों रोटेट करवा रहा है, कैसे रोटेट करवा रहा है, ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। खैर हम यहाँ पर अब फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन देखना है हमें सिर्फ। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास में ये रहा यहाँ पर एक मेरा सरफेस, ठीक है ना। इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, और ठीक है ना, ये ब्लॉक एक रखा हुआ है सरफेस के ऊपर। अब क्या होगा, देखो सॉरी, अगर मान लीजिए ब्लॉक है आपका इस सरफेस पे, अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा देता हूँ एफ इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा दिया है एफ इस डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक का सरफेस इस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करेगा, मोशन करेगा, रिलेटिव मोशन। तो इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ एक क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, जो इस ब्लॉक के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मैं इस फोर्स को लगा करके हटा दूँ तो ये ब्लॉक कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। किस वजह से रुकेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अब ये तो हो गया फ्रिक्शन, एक एप्लीकेशन भी एक तरह से हमने देख ली। अब बात आती है कि इसके कोज क्या है। देखिए
जो फ्रिक्शन है उसके कोज को हम दो व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है ओल्ड व्यू या क्लासिकल व्यू, ठीक है ना, ओल्ड लॉजिक है, और दूसरा है मॉडर्न व्यू, मॉडर्न कंसेप्ट है। अब ओल्ड व्यू क्या कहता है? ओल्ड व्यू कहता है कि मेरे पास में जब एक कोई भी सरफेस लेता हूँ मैं, मान लो ये एक ब्लॉक लिया मैंने, और जब मैं क्या करता हूँ इस ब्लॉक को बहुत ही छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता हूँ, इसके सरफेस को मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूँ बड़ा जूम करके, तो मुझे इस सरफेस पे स्मूथनेस नहीं दिखाई देती, बल्कि इस तरह से रिजिज बने हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये सरफेस जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है, नॉन स्मूथ है। अब ये सरफेस जो है मेरा माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर नॉन स्मूथ है, तो जब इसके ऊपर कोई दूसरा सरफेस आएगा तो वो भी क्या होगा, नॉन स्मूथ होगा। एज ए रिजल्ट ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इंटरलॉकिंग हो जाएगी इनकी, और आप उस दूसरे सरफेस को सिर्फ तभी मूव करवा सकते हो जब आप इनकी इंटरलॉकिंग को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है ना। इसलिए इसकी इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने में आपको कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स फील होता है, और वही फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। पर इस ओल्ड व्यू के साथ में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? ये कुछ बातों को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। जैसे कि अब इस ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर मेरा सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर मेरा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है इस ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग, उस फ्रिक्शनल फोर्स को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए एक मॉडर्न व्यू, एक नई थ्योरी की हमें रिक्वायरमेंट फील हुई, और मॉडर्न व्यू ने क्या कहा, कुछ ऐसा कहा कि मान लो ये आपके पास में एक सरफेस है, इसके ऊपर ये दूसरा सरफेस आपका मूव कर रहा है, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंध जाते हैं, एडहेसिव फोर्स से। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है आपका, ये इसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है ना। ये इसके मोशन को अपोज करता है। एज ए रिजल्ट आपको एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स फील होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स फील होगा, और ये जो फोर्स है इस मोशन को क्या कर देगा, आपका अपोज कर देगा। किसकी वजह से? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। और इसी फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो यह आपका क्या था, मॉडर्न व्यू था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तीन तरह के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, नाम ही बता रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन, नाम ही बता रहा है, किसी ना किसी लिमिट को डिफाइन करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक आपने पढ़ा है, मोशन की बात करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब जो आपके पास फ्रिक्शन होता है दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में चला गया तब जो फ्रिक्शन होता है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच की स्टेट पे हो, यानी कि ना रेस्ट पे हो ना मोशन पे। अब इस स्टेट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको हम कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट उसने स्टार्ट किया है मोशन करना, ठीक है ना, तब जो उसका फ्रिक्शन होगा दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और नाम है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, इन्हीं दोनों पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना, उसमें हम स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।